नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। बातों बातों की आज की श्रृंखला में मेरे साथ हैं अंजू मल्होत्रा बहन। हम 5 साल पहले फेसबुक पर मिले थे। हमारी दोस्ती, हमारा परिचय वहीं हुआ था, हमारे रिश्ते वहीं बने थे। 2018 आपने? हाँ जी, 2018 से मैं आपको पढ़ रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं फ़ेसबुक जब भी खोलती थी तो बीच बीच में आपकी कहानियाँ पढ़ती थी। मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो। मुझे ऐसे ही लगता था ऐसी कोई हैं जो कहानी लिखते हैं और सबको बहुत पसंद आती हैं। तो एक बार बैठे हम, मेरी सिस्टर है नीरज अरोड़ा, वो और मैं, हम मेट्रो में साथ जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। वो शुरू से ही आपकी कहानियाँ पढ़ती थी। तो उसने मुझे ये भी बताया कि ये एक फ़ेसबुक ग्रुप है और ये हर साल मिलते हैं। तो वैसे भी मैं तो बहुत ही भावुक इंसान हूँ, मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तब मैं 2018 से फिर मैं रेगुलर आपकी कहानियाँ पढ़ने लगी। पहले मैं कमेंट नहीं करती थी। 2019 में लखनऊ में जब आपका प्रोग्राम हुआ तब मेरी आने की बहुत इच्छा थी, लेकिन किसी वजह से घर में, परिवार में शादी थी तो मैं नहीं आ पाई। लेकिन तब से मैं आपकी रेगुलर पाठक हूँ। और 2020 में मैंने ऑनलाइन आपका अटेंड किया। उसके बाद से मैं रेगुलर 21 में भी जबलपुर आई, 22 में आगरा भी आई, और अब भी हम इंतज़ार कर रहे हैं दिल्ली का कि कब हम सब एक साथ मिलते हैं। जब ये इंटरव्यू मैं शुरू करने वाला था तो अंजू मल्होत्रा बहन ने मुझसे ये कहा था कि वो बहुत बोल नहीं पाती हैं, तो इसलिए मैं चुप था, बिल्कुल उनकी पूरी बात को सुन रहा था। उन्होंने करीब करीब पूरी बात अपने कह दी है, बहुत कम शब्दों में पूरी बात वन गो में कह दी है। उन्होंने बता दिया है कि हम कैसे मिले थे और वो कौन था या वो कौन थी जिसने इनको इंस्पायर किया था फेसबुक पर हम आपस में हमें हमें जोड़ने के लिए। अंजू जी, आपकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ा सा अपनी कहानी बताएंगे लोगों को, अपने परिजनों को बताएंगे आप कि बचपन से लेकर अब तक के थोड़ा हल्के बहुत कम शब्दों में सफ़रनामे को। बचपन में मैं, मेरे जो पापा थे वो एयरफोर्स में थे और मम्मी होममेकर थी। होममेकर हैं, अभी भी हैं वो। और हम 4 बहनें हैं और एक भाई है। मैं सेकंड नंबर पे हूँ। शुरू से ही पापा एयरफोर्स में थे तो हमें एक अनुशासन में रहना हमने सिखाया। और मतलब भारत के अलग अलग जगह में कभी 5 साल कहीं ट्रांसफ़र होती थी, कभी कहीं होती थी। तो इस तरह हमारा जीवन बीता, लेकिन पढ़ाई में हम सब भाई बहन बहुत अच्छे थे। उसके बाद 1998 में शादी हो गई और बस जो हर औरत की ज़िंदगी होती है वही सब कुछ चल रहा तो है। आपकी शादी दिल्ली में हुई? हाँ जी, दिल्ली में ही हुई। नहीं, पापा ने एक्चुअली जब रिटायर हो गए थे तो उन्होंने 90 से उन्होंने दिल्ली ही, मतलब हम यहाँ पर ही बस गए। रहने वाले कहाँ के हैं आप? हम एक्चुअली रोहतक, जो पेरेंटल हाउस है वो रोहतक में है। रोहतक है, और रोहतक से लेकिन आप? मम्मी और ही फिर नजफगढ़ में शिफ्ट हो गए और आजकल पापा तो है नहीं और मम्मी भाई के साथ हैदराबाद में रहती है। हैदराबाद में। भाई क्या करते हैं आपके? भाई एसेंचर में है। अच्छा, वो जॉब में है तो हाँ, मम्मी वहीं हाँ, भाई के साथ शिफ्ट भैया हो गई भाभी, हैं। हाँ, हाँ जी। आपसे बड़े हैं मतलब भाई जो हैं? नहीं, नहीं, सबसे छोटे छोटे हैं। हैं, सबसे अच्छा अच्छा, छोटे सेकंड हैं। नंबर पे तो आप मैं ही हैं। सेकंड नंबर पर। बाकी बहनें कहाँ कहाँ हैं आपकी? सब दिल्ली में ही हैं। एक बड़ी बहन नीरज अरोड़ा इसी एसएसएफबी फैमिली से जुड़ी वो हुई मुझसे है। पहले से जुड़ी हैं, आपसे पहले वो नीरज अरोड़ा जुड़ी वो थी। शुरू से ही जुड़ी हुई है, लेकिन वही बात है कि वो पर्दे के पीछे रहती हैं और ज़्यादा वो कमेंट वगैरह करती नहीं है। लेकिन और मेरे ख्याल से उन्होंने पहली बार आगरा में ही आपसे मिलने आई थी। बाकी मैं सेकंड नंबर पे हूँ। एक सिस्टर नजफगढ़ में है, एक बहादुरगढ़ में है। सभी वर्किंग हैं। अंजू मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। छोटी बहन के तौर पर हमारे साथ उनका एक अपना पारिवारिक संबंध है। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा कुछ हो जाता है जो हम सोचते नहीं हैं, जिसके बारे में तैयार नहीं होते हैं। हमारी कहानी ये यहाँ से शुरू होती है कि एक सुबह इनके पति की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई और अस्पताल पहुँचते पहुँचते वो नहीं रहे। इस बात पर मैं ज़्यादा ज़ोर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जिस बात पर मुझे ज़ोर देना है वो ये है कि वो नहीं रहे सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से। अंजू जी, थोड़ा सा आप उस दिन को याद करना चाहेंगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था? क्योंकि मैं अपने छोटे भाई को खोया हूँ ठीक इसी तरह से, इन्हीं परिस्थितियों में। 39 वर्ष उम्र थी जब मेरा भाई इस दुनिया से गया था। वो ऑफिस गया था, बिल्कुल तैयार होकर, कोट पैंट टाई पहन कर गया था, और अचानक वो नहीं रहा। तो नहीं रहा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था तब
कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी बिल्कुल ठीक हो, बैठा हो, गप कर रहा हो और नहीं रहे, तो कहाँ चूक हो जाती है, क्या होता है? तो आपका वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगी तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में एलोबरेट करना चाहूँगा, इस पर थोड़ा विस्तार से बात करना चाहता हूँ। वही बात होती है कि हम मतलब अभी 24 साल को भी 12 दिन रहते थे, हमारी शादी के 24 साल को ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी। मतलब हम दोनों संघर्ष कर रहे थे जो भी है, और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से प्यार से जीवन को जिया है, तो मेरे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं सपने में सोचा था। और ये भी हम मेन बात ये थी कि हम कोविड के तीनों फेस, तीनों को, मेरा एक बेटा भी है, तो हम तीनों को कोविड नहीं हुआ। हम आराम से मतलब जो भी था प्रिकॉशन लेते रहे और ठीक तरह सरवाइव कर गए। लेकिन 2022 की सितंबर में 11 तारीख को संडे था, पूरा दिन बहुत अच्छी तरह बीता है। दोपहर को भी वो ऑफिस का काम मेरे साथ, एक्चुअली वो 3 साल रिलायंस में थे तो उनका वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था। उन्होंने शाम को भी अच्छी तरह ऑफिस का काम करते रहे, बिल्कुल ठीक ठाक थे। शाम को मेरे साथ ग्रॉसरी का पूरा घर का आइटम लेकर आए हैं। उसके बाद दोस्त के घर चले गए कि मैं मिलकर आता हूँ, वहीं हमारे घर के साथ ही वो रहते हैं। तो वहाँ से आए तो मैंने उनको खाना दिया, ठीक थे बिल्कुल, और खाना खाते ही वो 10 बजे सो गए। लेकिन एक बात पता नहीं क्या होती है, इंसान को पता लग जाती है। उस दिन बेटा अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया हुआ था, तो मुझे उन्होंने 9 बजे अपने दोस्त के घर से फ़ोन किया कि अंजू नमन आ गया। मैंने कहा वो कभी ऐसे फ़ोन नहीं करते। उन्होंने मुझे बताया कि मैं 9:30 तक घर आऊँगा। मैंने कहा आप क्यों पूछ रहे हो? कहते क्यों, मैं पूछ नहीं सकता क्या? तो वो आए, बेटा तब तक आ चुका था, लेकिन वो नीचे दादी के पास बैठा हुआ था, पापा से वो मिला ही नहीं। तो आए, खाना खाया और 10 बजे तक सो गए वो। तो तब भी बेटे को फ़ोन किया है नीचे, वो एक्चुअली दादी उसकी नीचे रहती हैं, तो नमन कहाँ पर है? पापा मैं अभी आ रहा हूँ। ऊपर आया तब तक वो सो चुके थे। तो 12:15 बजे, 12:20 पे उन्होंने एकदम, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, 11:30 बजे भी वो बिल्कुल ठीक थे, मेरी नींद खुली थी। 12:20 पे उन्होंने मुझे उठाया, एकदम वो खड़े हो गए और ऐसे अकड़ के बोले कि अंजू मेरा शरीर पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तो मैं भी एकदम हैरान हो गई, एकदम उठी। मैंने कहा आप कॉम्बीफ्लैम ले लो, शरीर दर्द हो रहा होगा। कहते नहीं, मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है। तो बेटे को उठाया मैंने फटाफट, और नीचे मेरे इनके ब्रदर भाभी वगैरह सब रहते हैं, मम्मी सब आ गए। तो मैं जैसे मैंने कहा चलो आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, पहले तो मना किया लेकिन तैयार हो गए। तो ये बैठे थे, नीचे से सब आ गए। तो मैं पर्स वगैरह, आधार कार्ड, मैंने कहा अलमारी खोल के उठाने गई, इतने में ही ये कमरे से बाहर आ गए और इनको बहुत वॉमिटिंग हो गई। तो भैया भी साथ थे, तो वॉमिटिंग हो गई। मुझे लगा, फिर ये कहते हैं कि अब मैं ठीक रिलीफ फील कर रहा हूँ क्योंकि गैस वगैरह होगी, अब मैं ठीक हूँ। सब चले गए। सब ने पूछा भी कि भाभी ने भी कहा, मेरी जेठानी जी ने, कि आपको एक बार ले चलते हैं भैया, ऐसा मत करो। नहीं नहीं भाभी मैं ठीक हूँ। हम अंदर आ गए, उनका बेटा बैठा रहा, हम दोनों, नमन, मैं और उनका बेटा, हम बैठे रहे। हाथ वगैरह, वो कोई पैर दबाता रहा, मैं बाजू हाथ दबा रही थी। तो फिर एकदम खड़े हो गए कि मेरे को ना यहाँ पर भी बाजू में भी दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा आप ना ये ठीक नहीं कर रहे, आप एक बार दिखा लो, मुझे ना चैन नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुंह से एक बात बोल दी कि जाना तो सबको ही है। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? उसके बाद बेटे ने गुस्सा भी किया, पापा आप ऐसा क्यों कहते हो, आपको पता है कि हमारी क्या हालत होगी अगर आपको कुछ हो गया तो उनको दर्द तो हो रहा था उसी वक्त, मतलब वो हमने 10-15 मिनट की देरी कर दी उसमें। तो फिर एकदम फिर तैयार हो गए और फटाफट, गाड़ी भी वहीं खड़ी थी, घर के बाहर ही खड़ी थी। मूलचंद जाने में हार्डली 5-7 मिनट लगते हैं। हम सारे भागे, वो गाड़ी से खुद ही, गाड़ी में मैं पीछे थी, उनके साथ थी, इनके भैया गाड़ी चला रहे थे, नमन साथ में था। तो वो मेरी गोद में सिर रख के, मतलब चेस्ट को मैं दबाती रही। उनको दर्द बहुत हो रहा था लेकिन होश में पूरे थे।
खिड़कियां वगैरह हमने खोल दी थी गाड़ी की, तो जैसे ही मूलचंद के सामने इमरजेंसी के सामने गाड़ी रुकी है, वो खुद उतरे हैं। स्ट्रेचर आगे खड़ा होता है, उस पर लेटे भी हैं। अंदर मैं साथ थी उनके। तो डॉक्टर को बोला भी है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो जैसे ही उन्होंने बोला है, उन्होंने ऑक्सीजन लगाया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैंने उनकी बॉडी एकदम शिवर करती देखी है कि वो शिवरिंग हो रही थी उनकी बॉडी में। तो एकदम उनको लेके अंदर भागे हैं और उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की है। हमें तो आके उन्होंने कह दिया कि एक एक करके एक एक आता रहा कि अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। एक्चुअली मेरे जो इनके ब्रदर हैं, फिर उन्होंने ऊपर तक बात की, जान पहचान थी डॉक्टर की, तो फिर वेंटिलेटर पे रख दिया। लेकिन वो वेंटिलेटर पे 12 घंटे उनको रखा, लेकिन उसको फिर नेक्स्ट हार्ट अटैक दिन में 12:30 बजे हुआ। तो जब सुबह भी डॉक्टर आए इमरजेंसी में, जो मेन डॉक्टर आए, उन्होंने बोला कि इनको हार्ट में क्लॉट है। तो कुछ दवाइयाँ पहले से कोई नहीं, मेडिकल पहले हिस्ट्री में कोई शिकायत थी? उनको बीपी की प्रॉब्लम थी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए बीपी की मेडिसिन तो ले रहे थे, लेकिन वो बहुत अच्छे, मतलब शरीर से बहुत अच्छे हट्टे कट्टे और भारी भरकम काम कर लेते थे। और ऐसी कोई मुझे लगता नहीं था कि वो इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे घर के सारे काम करना। मेरी तो बहुत हेल्प करते थे हर काम में, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम थे और मैं रेगुलर ऑफिस जाती थी। तो वही है सब कुछ। आप किस तरह के जॉब में हैं? मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हूँ। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। इस इंटरव्यू में जो बात सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जिसको मैं रोका नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि वो पूरी बात कह पाएँ, और ये मेरे लिए एक तरह से पूरा एक्शन रिप्ले टाइप से था कि 2 अप्रैल 2013 की सुबह थी। मेरे पास एक फ़ोन आया था पुणे से, किसी ने अनजान नंबर से फ़ोन किया था और मैंने वो फ़ोन उठाया था। मुझसे उसने पूछा था, मेरा नाम पूछा था, और उसने कहा था कि ये आपके ब्रदर हैं, उनकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। और जब वो फ़ोन रख रहा था तो मैं थोड़ा परेशान हुआ था। मैंने कहा था कि अच्छा ठीक है, मैं उनकी वाइफ को वहाँ पर पुणे में थी, उनको फ़ोन करता हूँ। लेकिन तब तक फ़ोन रखते रखते मैंने ये बात सुन ली थी, या मुझे लगता है ओवर ईयर किया था मैंने, कि उनकी तो नब्ज़ रुक गई है। मैं बहुत परेशान हुआ था, बहुत चिंतित हुआ था, बहुत हैरान हुआ था कि ज़िंदगी ऐसे कैसे हो सकती है। तो जिस बात की मैं चर्चा करना चाहता था अंजू बहन से बात करते हुए, जिस पॉइंट पर मैं आना चाहता था, वो बात है हृदयघात, सडन कार्डियक अरेस्ट। तो उनको दोबारा हुआ दिन में ना, जैसे वेंटिलेटर नहीं, पे वेंटिलेटर पर थे तो पता नहीं थे कि मतलब जो भी था। हाँ, वो पता नहीं 12:30 बजे। लेकिन जो ये बता रही हैं कि अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, मैं पूरे इंटरव्यू में जिस बात पर फोकस करना चाहता हूँ, जो बात आपको बताना चाहता हूँ, इनके मुंह से उस कहानी को सुनकर आपको सुनाना चाहता था। इसका मकसद था मेरे मन में, वो ये था कि अपनी बॉडी को पहचानिए, और जब भी कोई ऐसी तकलीफ़ हो, ख़ासकर बहुत सारे लोग इसमें चूक जाते हैं, हम लोगों से भी ये गलतियाँ होती हैं कि जब कभी तकलीफ़ होती है तो हम कहते हैं गैस की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। अब क्या है कि जब आप बड़े शहर में रहते हैं और मेडिकल सुविधाएं मौजूद हैं, और आजकल के ज़माने में सबके पास मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस भी है, तो कम से कम अपने दिल की आवाज़ ज़रूर सुने। जब कभी ऐसी तकलीफ़ हो तो बहुत बारीक डिफरेंस होता है हार्ट अटैक में, गैस में, सडन कार्डियक अरेस्ट में। ये सब कुछ बहुत मतलब कि आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और मैंने सडन कार्डियक अरेस्ट के बारे में बहुत पढ़ा, बहुत डॉक्टरों से बातचीत की है। हमने ये पाया है कि ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो उसमें जो सावधानी होती है वो एक अलग प्रोसेस है, उसके बारे में कभी विस्तार से अलग से चर्चा करूंगा कि उससे कैसे बच सकते हैं। और मैं बार बार आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, सावित्री आसन की, सत्यवान सावित्री की कहानी सुनाता हूँ। और वो कहानी इस तरीके से है, कहानी के फॉर्म में है कि सत्यवान जंगल में जा रहे थे अपनी पत्नी सावित्री के साथ, तो अचानक वो गिर गए सड़क पर जंगल में, और उनकी डेथ हो गई। तो सावित्री जो हैं वो उनके सीने पर सर पटक पटक कर खूब रोने लगीं। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एकदम से यमराज का आह्वान कर लिया कि प्रभु ऐसा कैसे, मेरे पति को तुम्हें लौटाना होगा। तो जो छाती पर वो सर पटक रही थी, उससे उनकी सांस लौट आई थी। तो ये सावित्री आसन है। और मैं इस बारे में लोगों को आगाह इसलिए करता हूँ, लोगों को एक कहानी इसलिए सुनाता हूँ कि जब किसी का आपके सामने इस तरह का हादसा हो जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे उसके हार्ट को हम पंप करके
ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन भैया उस वक्त तो वो कुछ हुआ ही नहीं ना। ये होता है ना कि कुछ हमें लगता कि हाँ कार्डियक अरेस्ट हुआ है, वो तो घर से बिल्कुल ठीक ठाक थे, मतलब जस्ट पेन हो रहा था। तो उस वक्त मुझे लगता है कि वो सावित्री आसन करना नहीं, उस समय की जरूरत नहीं थी, मतलब वो उनके लिए नहीं बोल रहा मैं, उस समय तो इसकी जरूरत नहीं सीपीआर थी। वहां पर दी थी, मैंने सुना था सीपीआर उन्होंने दी थी, उन्होंने दी थोड़ा थी, सिग्नल लेकिन थोड़ा सिग्नल तो सडन कार्डियक अरेस्ट के पहले भी मिलता है, मतलब मिलता है इस तरीके से मिलता उसके है कि बाद मुझे पता लगा कई लोगों ने कहा कि उनको वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए थी, ये गलत बात हुई है। पता नहीं, ये सब कुछ नॉलेज अब वही ये तो है देखिए कि मेडिकल के बारे में मेरी भी जानकारी उतनी नहीं है और आपकी भी नहीं है। अब उल्टी हुई तो क्या वजह है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ इस पूरी बातचीत में कि अपने शरीर को पहचानना चाहिए, बीमारी की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जब कभी लगे कि तबीयत खराब है, स्पेशली मैं भी पिछले दिन एक डॉक्टर का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने बताया था कि जब कभी आपको बहुत लेफ्ट बाजू में दर्द हो, जैसा कि आपने बताया उनके लेफ्ट हाँ बाजू जी, में दर्द हाँ था, जी, हाँ। तो डेफिनेटली वो हार्ट का एक सिग्नल था कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तभी है। मैं घबरा गई और फिर मैंने जोर किया, नहीं आपको चलना है। पर उस पर भी आपको लगता है कि देर की आप लोगों ने थोड़ी सी, वही है, वो जो 10 मिनट हमने कर दिए और शायद, हार्ट वो अटैक के मामले में एक्चुअली मानते नहीं है ना कि नहीं मैं ठीक हूँ मैं। और हॉस्पिटल के नाम से तो कई लोग इतना डरते हैं, नहीं जाएंगे एडमिट कर लेंगे, बेकार का ये है वो है। ये डर तो सब में तो होता है। ये वही होता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इनकी फैमिली हिस्ट्री भी रही है, इनके फादर भी ऐसे ही गए थे। ओहो। वो 38 इयर्स में उनका अचानक ही हार्ट अटैक हुआ था। तो मुझसे एक डॉक्टर ने कहा भी था, अभी मैंने एक डॉक्टर पुष्पराज पटेल हैं जबलपुर में, उनका इंटरव्यू मैं कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि सारी बीमारियां जो हैं उसमें वंशानुगत ये बीमारियां ट्रैवल वो करती हैं। बिल्कुल ऐसी बहुत छोटी उम्र में, जब ये 12 साल के थे तब इन्होंने अपने पापा को खो दिया था। और वो कोई उनमें ऐसी हैबिट थी, सिगरेट वगैरह पीते थे वो, नहीं नहीं, कोई भी नहीं थी। और वॉक बाकी वगैरह करते थे वो? सर एक्चुअली भैया, एक्चुअली ना वो मुझे मेट्रो स्टेशन, अब घर पे ही कर रहे थे तो शाम को मेट्रो स्टेशन से मुझे पिकअप करने आते थे। तो उससे 1 घंटा पहले वो जो लोधी रोड में पार्क है, वो पूरी एक्सरसाइज करते थे। तो ऐसा भी नहीं था कि वो अपनी सेहत के प्रति, और कभी हमारे घर में फ्राइड कुछ नहीं बना, चाय नहीं पीते थे। तो मतलब संयमित जीवन था उनका। अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते थे, लेकिन पूजा पाठ बहुत करते थे वो, बहुत पूजा पाठ करते थे। ईश्वर में उनकी बहुत बहुत आस्था थी। आस्था थी। घर में पूजा करना, लोधी रोड मंदिर, रेगुलर साईं बाबा मंदिर जाना। साईं बाबा मंदिर में आप उनका नाम ले दोगे ना, वो उनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, कभी भी आप जाओ उनको सब जानते हैं। और उस दिन संडे को भी वो रेगुलर सुबह 10 बजे जाते थे, 2 बजे तक वहाँ पे बाबा की सेवा करते थे। प्रसाद बनता था, प्रसाद बांटना दशहरे वाले दिन, रामनवमी वाले दिन, और हर हफ्ते में एक दिन मंदिर की सफाई होती है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना। मतलब रेगुलर, मुझे लगता है कि वो अपना जीवन संवार गए। कितनी उम्र थी उनकी जब वो गए? 54 ईयर्स। 54, 54 वर्ष मतलब उनकी उम्र थी। अपनी जैसे जीते हैं ना, वो अपनी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से जी कर गए हैं। 1 मिनट में आपकी पूरी दुनिया बदल गई। मेरी तो बदल गई मेरी ज़िंदगी बिल्कुल, मतलब ये होता है ना कि इंसान को बीमारी होती है, कैंसर हो या कोई ऐसी बीमारी हो कई दिनों से, तो घर वाले भी तंग आ जाते हैं। तो फिर ये लगता है कि खैर इंसान, ये घर वाले ये तो नहीं सोचते कि इंसान चला जाए या अच्छा हो जाए, तो उस पर थोड़ी सी तसल्ली की जा सकती है। नहीं, बिल्कुल सोचते हैं। लेकिन हमने दूसरे दिन की प्लानिंग कर रखी थी, इंसान सब सुबह की सारी तैयारी हो रखी थी, मैंने यहाँ जाना है, ये करना है। तो उस वक़्त एकदम अचानक जो होता है ना, वो बहुत दुखदाई होता है। कभी मेरी मदर जो है वो कैंसर से उनकी डेथ हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। और मैं बहुत छोटा था तब, बहुत छोटा था। तो वो बहुत बीमार थी, उनकी तकलीफ़ मुझसे नहीं देखी जा रही थी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मेरी माँ जो है कब तक रहेगी, तो उन्होंने कहा था कि 1 महीना और। तो मैंने डायरी में लिखा था, मुझे याद है 1980 का साल था वो, मेरी माँ 29 मार्च 1980 को उसकी डेथ हुई थी। तो मैंने डायरी के पन्ने पर लिखा था कि हे ईश्वर, मेरी माँ को उठा लो। वही है ना, वो दुख देखा नहीं जाता दुख, ना, बहुत दुख था। इंसान वो मैंने देख तो नहीं बहन पाता। पढ़ा था कि जो कैंसर के मरीज होते हैं ना, तो उन दिनों पता नहीं कैसे अखबारों में या कहीं पत्रिकाओं में विज्ञापन छपता था कि दरवाजे के बीच में अपने हाथ को फंसा लो, उंगली को फंसा लो और फिर दरवाजे को बंद करो, तो जो पीड़ा होती है वो पीड़ा कैंसर का मरीज़ जो है सो हर पल महसूस करता है। तो मैंने तो ये ईश्वर से मांगा था कि मेरी माँ को उठा लो। होती है। ऐसे ही मैंने अपने पापा को भी कैंसर से ही खोया है।
उनकी तो मतलब आप ये मानो कि मार्च में ऐसी उनको बहुत गैस की प्रॉब्लम रहती थी। तो कुछ दिन हुए उनको खाना नहीं खा पा रहे थे, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला सीटी स्कैन करवा लो। ये 2004 की बात है। तब तो सीटी स्कैन भी ऐसे होते थे, हाय सीटी स्कैन मैं नहीं कराऊंगा, पता नहीं क्या होता हाँ, है। बहुत बड़ी चीज़ होती है वो। हाँ, बहुत बड़ी चीज़ होती थी। हम चारों पांचों भाई बहन ने उन्होंने किसी तरह उनको मना के सीटी स्कैन कराया, तब पता चला कि उनको और क्या स्टेज है, 4th स्टेज में थे। लेकिन उनको एडमिट किया, टेस्ट वगैरह चलते रहे, सब होता रहा। बस वो टेस्ट करते करते ही मतलब वो अंदर से इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे कि उसी में ही वो जून में चले गए। और आप ये मानो अप्रैल फर्स्ट वीक में हमने उनका सीटी स्कैन कराया था, 10 जून को उनकी डेथ हुई थी। मतलब उसी में ही वो चले गए, इलाज शुरू ही नहीं हो पाया। यही ज़िंदगी की सच्चाई तो है, यही है ना सच्चाई तो, कि आदमी इस दुनिया में आया है तो चला जाएगा वो, और जो रह जाएंगे वो बहुत अफसोस करेंगे और उनको याद करेंगे। आपकी दुनिया बदल गई बिल्कुल। अभी नमन की उम्र कितनी है? नमन 24 साल का है। 24 साल का। अभी क्या कर रहा है वो? जॉब कर रहा है। एक्चुअली ये सितंबर में गए थे तो उसकी मार्च में ही जॉब लगी थी। बहुत खुश थे। एक होता है कि बेटा अब जॉब करने लग गया, और हम दोनों तो बस ये था कि इनके 3 साल रहते थे जॉब के, मतलब इनकी 54 थी तो 58 में रिटायरमेंट थी। मुझे भी ये लगता था मेरी प्राइवेट जॉब है तो अब मुझे बस बहुत हो गया, अब छोड़ देनी चाहिए। कैसे आपकी योजना थी कि मतलब रिटायरमेंट के बाद हम लोग घूमेंगे हाँ, फिरेंगे? अरे बहुत प्लानिंग करते थे, कहते थे अंजू मैं इनके साथ नहीं रहूँगा, इसकी शादी कर दूँगा। और उनको एक्चुअली ये घूमने का शौक़ भी बहुत था। हम कभी शिरडी चले जाएंगे, कभी अमृतसर चले जाएंगे, कभी कहीं। तो हम तुम मेरे साथ चलोगी ना? मैंने कहा हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं चलूँगी। तो इसी तरह प्लानिंग चलती रहती थी हमारी। लेकिन उनको ये था कि मैंने अब एक रिटायरमेंट के बाद पूरा भगवान में ही अपना ध्यान लगाना है और उन्हीं की सेवा करनी है। ये शुरू से उनकी आस्था थी भगवान में? शुरू से थी। जैसे जब उनके पापा चले गए थे ना, तो शुरू से मम्मी में उनकी, मतलब मेरी सासू माँ भी बताती हैं कि जब छोटे भी थे घर घर खेला करते थे तो उसमें वो मंदिर ही खेला करते थे। ऐसा मैंने सुना है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको ईश्वर अपने पास जल्दी बुला लेते हैं, और ईश्वर को भी अच्छे लोगों की बड़ी ज़रूरत होती है। कई बार मुझे भी लगता था, बहुत पूजा पाठ करते थे, घर में पूजा की, फिर घर के पास जो मंदिर है वहाँ जाते थे, फिर साईं बाबा मंदिर जाना, और उसके बाद ऑफिस जाते थे। चाहे उसके लिए उनको 5 बजे उठ के सारे काम करने पड़े, ऑफिस भी टाइम पे पहुँचना है। तो कई बार मुझे भी लगता था क्या आप इतने वहम में पड़े रहते हो? कहते नहीं, मुझे अच्छा लगता है, इसके बिना मुझे ना मेरा दिन अच्छा नहीं बीतता है। तो ये उनकी आस्था थी और मुझे भी लगा कि शायद आपकी दुनिया बिल्कुल बदल गई इस घटना के बाद। कुछ कहना चाहेंगे आप परिजनों से? बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी ज़िंदगी है उसको अच्छी तरह एंजॉय करिए, क्योंकि जब एक पार्टनर चला जाता है ना तो उसके बाद सब कुछ याद आता है कि काश हमने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। तो कभी भी नाराज़ मत होइए। अगर छोटी सी बात भी हो जाए ना आप दोनों के बीच में, तो उसको जल्दी मतलब मतलब उससे जल्दी सुलह कर लीजिए। अगर कभी अपने साथी के साथ कोई नाराज़गी हो जाए, ज़िंदगी में किसी के साथ भी नाराज़गी हो जाए, मैं तो मतलब कहता हूँ ऐसा ना हो कि पता नहीं किस क्षण, क्योंकि मैंने एकदम खोया है ना, पता नहीं किस क्षण क्या हो जाए और उसके बाद लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यही बस मैं कहना चाहती हूँ। बहुत बड़ा संदेश है, और यही संदेश है रिश्तों का, कि अपने रिश्तों को खूब खुशी खुशी अच्छे समय के साथ गुजारिए, और कभी कहीं कोई खटपट हो जाए तो जितनी जल्दी संभव उसको दुरुस्त कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, ताकि बाद में मलाल ना रह जाए। पछतावा ना रहे। ये है हमारी बहन अंजू मल्होत्रा। हम फिर आएंगे नए परिजन के साथ, नए हीरो के साथ, नई हीरोइन के साथ, नए नायक के साथ, नई नायिका के साथ, उनके साथ जो आसमान में चमकते हुए सितारों की तरह अपनी चमक समाज में, परिवार में, दोस्तों के बीच बिखेरते हैं, और वो होते हैं असली हीरो। फिलहाल दें इजाज़त अपने दोस्त संजय सिन्हा को। नमस्कार। नमस्कार।